हाय, वेलकम बैक। दोस्तों, कहते हैं कि एक तारा भी चमकेगा तो ये रात उजाला होगी। तुम देखो तो सही इस वीडियो को शुरू से अंत तक, मुझे यकीन है कि तुम्हारी अंग्रेजी में भी रौनक आएगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। यदि आप इंग्लिश को लिखना, पढ़ना या समझना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन टॉपिक को जाने बिना आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इंग्लिश में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कई बार आप सेंटेंस बनाना चाहते होंगे और फंस जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको कुछ नाउन्स पता है, कुछ प्रोनाउंस पता है और उसके मदद से आप कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे संपा खाती है, मैं जाता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं क्योंकि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिख जाता है कि नाउन और प्रोनाउन है। कई बार आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। जैसे बोलना आसान है, जब आप कहते हैं बोलना आसान है तो आप सोच रहे हैं सब्जेक्ट कौन है भाई, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे। अगर आपको कहना हो कि आज मंडे है तो आप क्या कहते हैं? टुडे इज़ मंडे, और जो गलत हो जाता है क्योंकि टुडे एडवर्ब है और एडवर्ब को आप कतई सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आप टुडे इज़ मंडे जैसे कहते हैं तो गलत हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है इसका ज्ञान नहीं है, और है तो प्रॉपर नहीं है। आज आपको उसी का प्रॉपर ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन हाँ, यदि आप प्रॉपर ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और साथ में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना होगा। हाँ, फाइनाइट वर्ब को अगर समझना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। अर्थात आप कह सकते हैं कि मेन वर्ब ही फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब ही मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के ऊपर जस्ट इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक देख चुके हैं तो फिर यह वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, तो फिर इस वीडियो को देखने आएंगे तो बेटर महसूस होगा, आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे एक बार फिर कि मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है। अगर मैं एक सेंटेंस लूँ इस तरह से कि सी वांट्स टू प्ले, सी वांट्स टू प्ले, और यहाँ लिख दूँ सी वांटेड टू प्ले, वांटेड टू प्ले, और एक सेंटेंस आपको और दूँ समझने के लिए, दे वांट टू प्ले। तो दोस्त आप देखेंगे कि इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, सेम सेम सेम। लेकिन इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पे वांट्स, क्यों? कारण है सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ये वर्ब हमारा सिंगुलर है। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल है। और यहाँ पे वांटेड हो गया, कारण क्या है? क्योंकि हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वर्ब है इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। और मेन वर्ब को चूंकि हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं तो इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समझिए, ये मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि या तो ये वर्ब स्टेट दिखा रहा है और स्टेट के साथ टाइम भी दिखा रहा है, या तो ये वर्ब हमारा एक्शन दिखा रहा है और एक्शन के साथ टाइम भी दिखा रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है। बट इस सेंटेंस में केवल एक्शन का चर्चा है और इसमें टाइम नहीं है, तो ये मेन वर्ब नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई ये है। और अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो लिखो ना रे बाबू, लिख लो कि एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, दूसरा नहीं। एक सेंटेंस में एक ही को मेन वर्ब आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अगर दूसरा मेन वर्ब आती है तो उस वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा, उससे पहले टू जोड़ना पड़ेगा या उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा या उसमें ईडी लगाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही को मेन वर्ब हो सकता है, दो तीन नहीं हो सकता। तो ये हमारा मेन वर्ब है। बाकी इसमें और कोई अगर वर्ब जोड़ देते हैं तो वो भी हमारा नॉन फाइनाइट होगा, क्योंकि एक हमें मेन वर्ब मिल गया है, दूसरा हमें मेन वर्ब नहीं चाहिए सेंटेंस में, तो दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो यहाँ से एक बात पता ये चला कि जो शब्द मेन फाइनाइट वर्ब होता है वही शब्द हमारा नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई शब्द जन्म से ही फाइनाइट या नॉन फाइनाइट बन के आया है, हम प्रयोग के हिसाब से उसे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट बना लेते हैं। तो चलते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने फंक्शंस हैं और किस तरह से वो दिखते हैं। तो चले इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। तो दोस्त नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका कितना फंक्शंस है उसे समझते हैं। तो
अगर हम नॉन फिनाइट वर्ब की फंक्शन को समझना चाहेंगे तो इससे पहले मैं आपको एक और बात कह दूं कि नॉन फिनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसका फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से नहीं बदलता, ना कि टेंस के हिसाब से बदलता है। उसके यूज़ के हिसाब से हम फॉर्म बदल लेते हैं अपना सहूलत के हिसाब से कि हमें किस फॉर्म का चाहिए, क्या प्रयोग करना है। तो नॉन फिनाइट वर्ब हमारा 3 प्रकार का होता है। नॉन फिनाइट वर्ब कितने प्रकार का? 3। पहला जो है वो जेरेंड है, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। और ये जो पार्टिसिपल है ये फिर 3 तरह का है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक है आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो हमारा जेरेंड होता है ये दरअसल क्या होता है? तो वर्ब के जो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं जिसको आप वर्ब फॉर्म कहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीक है, तो स्पीक में जब आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारा जेरेंड बन जाता है। ये हमारा जेरेंड फॉर्म है। और ये जो आपका पार्टिसिपल है जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये थोड़ा सा जगह शॉर्ट है इसलिए केवल पी लिखे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह भी वर्ब के 4th फॉर्म होता है। इसमें भी अगर आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा। तो ये भी हमारा अब स्पीकिंग है, ये भी स्पीकिंग है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। आप बोलिएगा सर कैसा अंतर? तो अभी हम बताएंगे। ये वाले जो स्पीकिंग है, जो जेरेंड कहलाएगा, वो प्रयोग किसके हिसाब से होगा? नाउन की तरह होगा। अर्थात इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह होगा। लेकिन ये वाला जो है स्पीकिंग, ये हमारा सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा या तो ये हमारा मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगा। अब जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इसको हमें क्या देना होगा? हेल्पिंग वर्ब देना होगा। इसीलिए जब आप सेंटेंस में, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, अगर आप लिख लिए हैं जेरेंड तो समझ गए हैं, थोड़ा इसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप कहते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे जो हमारा वॉकिंग है, देखिए वॉक मतलब होता है टहलना, दरअसल ये हमारा वर्ब है, एक्शन है। लेकिन अब इसको हम देखिए इस सेंटेंस में इज क्या है? ये हमारा अभी मेन वर्ब बना हुआ है। और जब ये मेन वर्ब बना हुआ है तो इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब जब इज है तो वॉकिंग क्या मेन वर्ब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये किसके, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट बना है तो अब ये वर्ब बना ही नहीं, बचा ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग जेरेंड कहते हैं, जिसको नाउन इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट बनाना चाहे तो बेशक बना सकते हैं। किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट, उसको क्या करना होगा? जेरेंड के फॉर्म देना होगा, आईएनजी लगाना होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जेरेंड तो हो गया, आप इसको कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब अगर जेरेंड के साथ कंपैरेटिवली इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, जैसे आप कहते हैं शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश जब आप कहेंगे तो इस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कह देते हैं। लेकिन अगर आप इज को छोड़कर इसको मेन वर्ब कहिएगा तो हम कहेंगे गलत, ये मेन वर्ब नहीं है। और इस इज को आप अगर केवल हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, इसको हटाकर इसको हेल्पिंग वर्ब कहिएगा तो हम कहेंगे गलत, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, इस दोनों टर्म को एक साथ देखिएगा और एक साथ देखने के बाद आप सोचिएगा कि ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, तो बिल्कुल सही है। यानी इस वर्ब का, इस हेल्पिंग वर्ब का मदद हमें चाहिए इसका टाइम बताने के लिए। लेकिन जब इस टाइम बता देता है तो ये हमारा एक्शन करने लगता है। जब ये एक्शन करने लगता है तो ये हमारा एक्शन वर्ब हो जाता है, अर्थात मेन वर्ब हो जाता है। इसीलिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। मेरे ख्याल से आप वर्ब की तरह समझ गए हैं। लेकिन अगर इसी को, अगर हम इसी वर्ब फोर को समझना चाहे एडजेक्टिव की तरह तो कैसे हो सकता है? जैसे अगर आपने कहा कि he jumped from the running train। आपने क्या कहा? he jumped from the running train। इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन के चलते हुए कोई पैसेंजर क्या तड़प गया,
जंप कर गया, वहाँ से गिर गया। तो वो कहाँ से गिरा, कि किस ट्रेन का स्थिति क्या था, तो ट्रेन चल रही थी, चलते हुए। तो यहाँ पे जो ये शब्द है रनिंग ट्रेन, ये इस वर्ब को यानी कि ट्रेन को मॉडिफाई, ये ट्रेन क्या है, नाउन है, तो क्या ये रनिंग जो है क्या इस ट्रेन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है? आप कहेंगे कर रहा है। तो जब ये मॉडिफाई कर रहा है तो बना ना एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव बना, तभी तो यहाँ द लग गया। क्योंकि द का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, आर्टिकल है, नाउन के लिए, और नाउन और एडजेक्टिव दोनों अगर सेंटेंस में हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव से पहले करते हैं, इसलिए आपने द का प्रयोग किया। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम किस रूप से कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप से और दूसरा मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, आप इन्हें भी समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इन्फिनेटिव किससे कहते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जानेंगे। इन्फिनेटिव के मतलब होता है, इसका दो फॉर्म है, एक है टू प्लस वर्ब ऑन और एक है ओनली वर्ब ऑन। ये जो वर्ब ऑन है ये किसी लिमिटेड जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लेट के बाद, पॉजिटिव वर्ब के बाद और मॉडल वर्ब्स के बाद। मॉडल वर्ब्स के बाद आप जनरली बैर इन्फिनेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैर इन्फिनेटिव कहते हैं, बैर इन्फिनेटिव, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये बैर इन्फिनेटिव, तो ये बैर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होगा, लेट के बाद, और कहाँ होगा, पॉजिटिव वर्ब के बाद, और कहाँ होगा, मॉडल वर्ब्स के बाद। तो ये जो हमारा टू प्लस वर्ब ऑन है, इसका प्रयोग हम किस रूप से कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और किसके रूप में, तो कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो जब इसको हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तो कैसे होगा, जैसे देखिए आपने कहा सेम सेंटेंस लीजिए आप, टू वॉक, जहाँ आप वॉकिंग बोले थे आप क्या कह रहे हैं, टू वॉक। टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। जब आप कह रहे हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे फिर देखिए वॉक हमारा एक्शन है, लेकिन जैसे ही इसके सामने हम टू लगा देते हैं ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव किसके तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, और किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, और किसकी तरह, तो एडवर्ब की तरह। जब सेंटेंस में ग्रामेटिकली प्रयोग हो जाएगा तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, या ऑब्जेक्ट की तरह, या कंप्लीमेंट की तरह। यहाँ पे टू वॉक किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो जब आपको सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ना मिले तो आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जेरेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ तो इतना आप इन्फिनेटिव को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी समझ लिए हैं, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो दोस्त पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब थ्री। क्या होता है, वर्ब थ्री, यानी एक्शन का थर्ड रूप। और ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब थ्री, हैविंग प्लस वर्ब थ्री, ये एक्टिव फॉर्म होगा। और इसको अगर हम कहेंगे हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, पैसिव फॉर्म। आइए एक एक करके जानते हैं, एक एग्जांपल लेके। ये वर्ब थ्री देखिए, अगर आप कहते हैं कि सी हैज़, 1 मिनट, अगर आप कहते हैं सी हैज़ कुक्ड, सी हैज़ कुक्ड फूड, तो इस सेंटेंस में देखिए इस कुक्ड को मेन वर्ब आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब आप दोनों को एक फ्रेज मान के चल रहे हैं तो इसको आप मेन वर्ब कह सकते हैं, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि ये इसको मदद कर देता है, अपना टाइम दे देता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, और ये इसको टाइम देने पे ये अपना एक्शन कर देता है। तो ये आप पूरा फ्रेज जब मिल जाता है तो मेन वर्ब हो जाता है। तो पहला चीज़ समझ में आया कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है, और हम लोग टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। ठीक, और इसका एक यूज़ जो है वो और है, वो क्या है, एडजेक्टिव की तरह। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को दो यूज़ था उसका, एक एडजेक्टिव की तरह, एक वर्ब की तरह, तो यहाँ इसका भी है। जैसे आपने कहा आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास। जब आप कहते हैं आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास, तो यहाँ पे ग्लास क्या है, हमारा नाउन है,
और ये ग्लास का दशा और दिशा क्या है, टूटा हुआ है, यानी टूटी हुई ग्लास, दैट मीन्स ये ब्रोकन है। जब ये ब्रोकन है तो आप ये शब्द क्या कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ग्लास को। जब ग्लास को ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और यही कारण है जो एडजेक्टिव के लिए हमने आर्टिकल द लगाया है। देखिए ब्रोकन के लिए आर्टिकल द नहीं आया है, आर्टिकल द ग्लास के लिए आया है। और जब ये ग्लास के लिए इसलिए चूंकि ये नाउन है, और हमने आपको आर्टिकल के क्लास में बताया है कि जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आता है, लेकिन वो अगर कोई नाउन भी हो, एडजेक्टिव हो और आर्टिकल हो तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले होगा। तो आप पास्ट पार्टिसिपल भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। अगर हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वो कैसा है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले। अब क्या कह रहे हैं, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि हमें स्कूल से, क्लास से, कोचिंग से होमवर्क मिली थी, हमने उस होमवर्क को पहले बना लिया और उसके बाद फिर कहाँ गया, खेलने के लिए गया। तो ये जो टर्म है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये हमारा मेन वर्ब सेंटेंस का नहीं है। आशा करते हैं आप नॉन फिनाइट वर्ब को समझ चुके हैं और फिनाइट वर्ब को इससे पहली वाली वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो फिर आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।